आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मैथ का प्रैक्टिस पेपर 2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अभी ये कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है, इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपका पेपर स्टार्ट होता है। खंड का है, भाग पार्ट ए है या सेक्शन ए कह सकते हैं इसे हम। इसमें एक एक अंक के 20 प्रश्न है आपके। सेक्शन ए जो है कंसिस्ट कर रहा है 20 क्वेश्चन को और 1 मार्क्स ईच के लिए दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको 2 घनात्मक पूर्णांक पी और क्यू दिए गए हैं, इनकी वैल्यू दी गई है। और यहाँ पर ए और बी क्या है, प्राइम नंबर है। जो ये ए और बी है वो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो घनात्मक पूर्णांकों के गुणनफल को, ये जो पूर्णांक दिए गए पी और क्यू, इनके गुणनफल को एलसीएम से विभाजित करने पर क्या परिणाम होगा। तो पहले हम इन दोनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम। पी आपको गिवन है, क्यू आपको गिवन है। एलसीएम क्या होता है इसमें, जो इसमें बड़ी पावर होती है, कॉमन नंबर की बड़ी पावर। अब कॉमन दिख रहा है, ए भी है बी भी है, लेकिन यहाँ पर बड़ी पावर कौन सी है, 3, तो इसलिए ए क्यूब आ गया। और यहाँ पे बी की बड़ी पावर कौन सी है, 3, तो यहाँ पे बी क्यूब आ गया। अब इन दोनों के प्रोडक्ट को हमने क्या करना है, देन द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर बाय द एलसीएम। इस प्रोडक्ट को हमने क्या करना है, जो हमारा प्रोडक्ट है 2 नंबरों का, इसको हमने इनके एलसीएम से डिवाइड करना है और हमें बताना है कि क्या आया। ये दोनों का हो गया प्रोडक्ट, ए क्यूब बी 2 ए बी क्यूब, और इसको हमने एलसीएम से डिवाइड कर दिया a3 b3 से। ठीक है, प्रोडक्ट बाय में एलसीएम। तो हमारे पास आ गया ये। अब जो कट हो रहा है काट दीजिए, ये हो गया, बच गया आपका ए बी की 2, तो इसलिए ये आंसर लगाया हमने ए बी की पावर 2। नेक्स्ट है आपका 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का एलसीएम। 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, तो वो हमारा होता है 10 होता है। 2 नंबर की हमने सबसे छोटी संख्या लेनी है भाज्य, तो वो 10 होती है हमारी। कहाँ से स्टार्ट होती है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है वो हमारी 4 होती है, क्योंकि 1 2 3 नहीं होती है भाज्य संख्या। अब इन दोनों का हमने क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो दोनों के पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर इसमें जो अभी पहले क्वेश्चन में आपको समझाया एलसीएम कैसे निकालते हैं, बड़ी पावर लेते हैं। देखियो यहाँ पे 2 की पावर 1 है, कोई पावर ना हो तो, और यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 लेंगे। अब 5 जो है अकेला बच गया, इसको भी लिया जाता है एलसीएम में। एलसीएम में यदि हमारे 2 नंबर है 3 नंबर है, उसमें कोई नंबर अकेला बच जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन का, तो उसको भी लिया जाता है। एक सबसे पहले तो हम कॉमन की बड़ी पावर लेते हैं, उसके बाद जो हमारे पास सिंगल नंबर बच जाता है उसको भी एलसीएम में लिया जाता है। इस तरह से आपका एलसीएम आ गया 4 × 5 20 आ गया। अब नेक्स्ट आपका 441 के अभाज्य गुणनखंड में 7 का घातांक है। तो अभाज्य गुणनखंड करने हैं आपको, पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और फिर इसके बाद इसमें क्या करना है आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन करके आपको इसमें आपको 7 की पावर बतानी है, 7 का घातांक बताना है या एक्सपोनेंट ऑफ 7 बताना है। तो यहाँ हमने देखा पहले 3 से डिवाइड हो रहा है, फिर 3 से, फिर 7 से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा 3 की पावर 2 और 7 की पावर 2, पूछी किसकी पावर है, 7 की। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद जो आपका है ये 5th क्वेश्चन है, के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण के मूल समान है। तो समीकरण के मूल कब समान होते हैं, जब d = 0 होता है। तो हमने d = 0 याद रखना है, और d की वैल्यू, d को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, और इसकी वैल्यू होती है b² - 4ac। जब इस आपकी इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे किससे, ax² + bx + c से, तो यहाँ पर हमारे पास a b c की वैल्यू आ जाएगी। इसको कंपेयर करने से a आ गया 2, b बराबर -k और c बराबर आया k। अब यहाँ पर ये पुट कर दीजिए, तो यहाँ से k की वैल्यू आपकी आ गई 0 और 8। ठीक है बेटा, ये आपने वैल्यू पुट कर दी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त के व्यास के एक छोर के निर्देशांक दे रखे हैं आपको, वृत्त दिख रहा है आपको, और ये उसका हमें क्या दिख रहा है, ये इसका हमने क्या ड्रॉ कर दिया है, व्यास ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, ये आपका वृत्त है और ये बीच वाला क्या कहलाता है, इसका मिड पॉइंट। तो वृत्त के छोर मतलब किनारे के निर्देशांक, ठीक है,
कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल 2 3 दे रखे हैं, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, और केंद्र के, केंद्र मतलब बीच में, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं सेंटर, सेंटर के निर्देशांक बिंदु दिए गए हैं। हमें क्या निकालना है, व्यास के दूसरे छोर के निर्देशांक, यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर एंड ऑफ द डायमीटर। तो ये हमने मान लिए एक्स वाई है। अब इसको हम किस तरह से सोल्व करेंगे, क्योंकि हमें ये बीच में बताया है जो सेंटर होता है ये व्यास का, डायमीटर का क्या होता है, ये मिड पॉइंट होता है। तो हम इस मिड पॉइंट की तरह सोल्व करेंगे। ये आपके 2 पॉइंट है 2 3 और एक्स वाई, इसका हम मिड पॉइंट इसके इक्वल टू में रखेंगे, क्योंकि मिड पॉइंट हमें गिवन है और ये दूसरा पॉइंट हमें फाइंड करना है। तो हमने ऐसे किया, मिड पॉइंट क्या होता है, x1 प्लस x2 बाय में 2। तो x1 हमारे पास 2 है और x2 हमारे पास x है, तो यहाँ कर दिया मैंने x1 प्लस x2 यानी कि 2 प्लस x बाय में 2, और ये इक्वल टू दे रखा -2 के, क्योंकि मिड पॉइंट पहले से गिवन है हमारे पास। तो यहाँ कंपेयर कर दिया, इस 2 2 जा 4 हो गया, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये आपका जो 2 है इसको इस तरफ ले आए हम, 2 2 जा 4 -2 हो गया, ये दोनों माइनस के तो ऐड हो जाएंगे, -6 हो गया। नेक्स्ट वाला फिर y कोऑर्डिनेट लेने हैं, तो 3 प्लस y बाय में 2 आया, बाय और इक्वल टू में क्या आ गया 5 रख दिया हमने, y की वैल्यू फाइंड कर ली इस तरह से हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सभी डैश त्रिभुज समरूप है। कौन सी त्रिभुज जो होती है वो समरूप होती है, समद्विबाहु या समबाहु। ऑल डैश ट्रायंगल आर सिमिलर, तो कौन सी ट्रायंगल होती है, वो समबाहु त्रिभुज होती है। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है बेटा, जो जिसकी सभी भुजाएं समान हो। तो सभी भुजाएं जो जिनकी समान होगी तो वो कैसी दिखाई देंगी, आपको सिमिलर दिखाई देंगी, समरूप दिखाई देंगी। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है, सिमिलर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, ये आपको आकृति दी गई है, AC और AB जो दिख रहे हैं आपको, ये AC और ये AB वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। ये स्पर्श रेखाएं, इंग्लिश में हम इनको टेंजेंट कहते हैं। AC एंड AB आर द टेंजेंट ऑफ द सर्कल हैविंग द सेंटर O। यदि COD, आपको COD दिख रहा है, ये आपको दे रखा 120 डिग्री, तो BAO निकालना है, यानी कि आपको ये निकालना है BAO। तो आप देख रहे हैं ये 120 है, और जो आपका यहाँ पे टोटल एंगल होता है, कंप्लीट एंगल होता है, वो कितना होता है 360 का होता है। तो ये 120 है, तो ये हमारा कितना बन गया 240, यहाँ मैंने लिख दिया है 240। अब हमें निकालना है ये बीच वाला, क्योंकि हमें इधर का चाहिए। तो हम क्या करेंगे इसको, हमें ये पता चल गया ये 120 है, ये पूरा 240 है। अब इसमें देख रहे हो आप, ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ये आपका क्या बन रहा है, ये बीच वाला ये बन रहा है सरल रेखीय कोण, यानी कि आपको ये 180 डिग्री का है ये कोण। तो 240 में से हम 180 घटा देंगे तो बचेगा क्या हमारे पास, यहाँ पर आ गया हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है, अब ये जो एंगल है ये क्या बना रही है, कोई किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है और ये कोई बिंदु है। तो किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा जो होती है, स्पर्श रेखा के बिंदु पर खींची गई त्रिज्या के साथ, ये हमने देखा है ये त्रिज्या खींच रखी है हमने स्पर्श बिंदु के, ये जो स्पर्श रेखा का बिंदु था इसके साथ खींची गई त्रिज्या कितने डिग्री का कोण बनाती है, ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये आपको याद रखना है बेटा, किसी भी बिंदु पर जो स्पर्श रेखा होती है वो स्पर्श रेखा के बिंदु पर खींची गई त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये 90 डिग्री हो गया, ये हमें 60 डिग्री हमने निकाल लिया, क्योंकि ये अंदर वाला 120 है, पूरे वाला 240 है, और 240 में से हमने ये 180 माइनस कर दिया तो ये 60 आ गया। अब हमें एक ट्रायंगल के 2 एंगल पता चल चुके हैं, तो हम थर्ड एंगल फाइंड कर लेंगे। और यहाँ पर जब ये स्पर्श रेखाएं खींची जाती है तो ये क्या होती है, इक्वली इंक्लाइंड होती है। तो यहाँ पर 30 आया, तो ये यहाँ पर भी क्या आ गया 30 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपका 30 हो गया है एंगल। ठीक है, ये आपको 2 एंगल पता है 90 और 60, तो 150 हो गए, 180 में से माइनस कर दीजिए 30 आ गया। और ये जो आपका AOC हमने फाइंड किया वो AOB इसके इक्वल है। अगर आप यहाँ पे एक खींचते हैं त्रिज्या तो ये क्या आ जाएगी, दोनों ट्रायंगल सिमिलर आ जाएंगे और फिर इनके एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे ये। तो इसलिए ये आंसर आपका आ गया 30। और अब ये अगला क्वेश्चन है आपका, एक वृत्त में अधिकतम डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो ये मैंने आपको डाल के दिखाई है, समांतर स्पर्श रेखाएं, समांतर मतलब पैरेलल। पैरेलल टेंजेंट कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, चाहे आप ट्रायंगल को इस फॉर्म में बनाइए चाहे इस फॉर्म में बनाइए। आप देख रहे हैं कितनी स्पर्श रेखाएं हैं, 2 हैं।
अगला है थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा तो होता नहीं है, आपको ये वैल्यू याद है बेटा, क्योंकि साइन थीटा आपका क्या होता है, 0 होता है। तो कोस थीटा 0, ओ सॉरी बेटा, ये क्या कह रही हूँ मैं, ये देखो साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री 0 होता है और कोस 0 डिग्री 1 होता है। तो ये तो मान बराबर नहीं होते, इसलिए ये गलत है। ठीक है, इसमें आएगा ऑप्शन आपका गलत वाला। नेक्स्ट है आपका 9 सेक्स स्क्वायर माइनस 9 टेन स्क्वायर ए इक्वल टू। तो 9 को कॉमन ले लीजिए, सेक्स स्क्वायर माइनस ए, सेक्स स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए को हमने ब्रैकेट में लिया, इसकी वैल्यू 1 होती है, ये आपको पता होगा बेटा। तो 9 इंटू 1 कितना आ गया, 9 आ गया हमारा। नेक्स्ट है आपका सेक थीटा को जब हम कोट थीटा के रूप में व्यक्त करते हैं तो यह किसके बराबर होता है, आपको पता है बेटा। सेक थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 कोस थीटा लिख सकते हैं। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन थीटा से। तो साइन थीटा बाय कोस थीटा क्या बन गया, कोट थीटा बन गया। और 1/साइन थीटा को हम क्या लिख रहे हैं, कोसेक थीटा लिख रहे हैं। अब क्योंकि इसे हमें कोट थीटा की फॉर्म में लिखना है तो कोसेक थीटा किसके इक्वल होता है, √1 + कोट स्क्वायर थीटा। ये कैसे आया बेटा, देखो आपको पता होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + कोट स्क्वायर थीटा हो गया। और जब ये स्क्वायर हमने यहाँ से हटाया तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, √ लगा दिया है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। और कोसेक थीटा इस तरह से हमने यहाँ पे निकाला है और यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया जमीन पर 2√3 मीटर लंबी पड़ती है। ये दिख रही है बेटा, 6 मीटर ऊंचा खंबा है, इसकी छाया कितनी पड़ रही है, 2√3। तो हमें सूर्य का नेतांश निकालना है, यानी कि हमें सन्स एलिवेशन निकालना है। तो ये आप किस तरह निकालोगे, हमें क्या क्या पता है, लंब पता है, कर्ण पता है, तो यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस पता है। तो इससे हमारे पास क्या बनेगा, साइन थीटा बनेगा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूस, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो इसकी वैल्यू पुट करी और हमने सोल्व करा, तो ये हमारे पास एंगल कितना आ गया है, 60 डिग्री आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, दी गई आकृति 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक त्रिज्या खंड है। ये दिख रहा है 10.5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या दे रखी है और ये एक त्रिज्या खंड दे रखा है हमें। तो हमें क्या करना है, त्रिज्या खंड का परिमाप निकालना है। तो परिमाप कैसे निकालेंगे, पहले तो ये दोनों साइड जोड़ देंगे और फिर ये हमारे पास है त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई। तो इस त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई का फॉर्मूला आपको मैंने पिछले प्रैक्टिस पेपर में भी बताया था बेटा। ये होता है आपका πr थीटा बटे में 180 होता है ये चाप की लंबाई। ये इस तरीके से भी कर दिया मैंने आपको, दोनों तरीकों से करके दिखाया। या इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, θ/360 × 2πr। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये दोनों तरीके मैंने आपके कर दिया, जो आपको अच्छा लगे आप इसको सोल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया 32। नेक्स्ट है आपका, यदि किसी घड़ी की मिनट की सुई आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर लंबी है तो सुबह 9 बजे से 9:15 बजे के बीच मिनट की सुई द्वारा वर्णित घड़ी के मुख पर क्षेत्रफल है। ये क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो आपको देखिए πr² थीटा बटे 360 डिग्री लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है πr² थीटा बटे 360। अब हम एंगल कैसे निकालेंगे, एंगल हमें निकालना, देखो सुबह 9 बजे से 9:15 बजे के बीच मिनट की सुई द्वारा वर्णित घड़ी के मुख का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालना है, यहाँ पहले हम इसको एंगल को देखेंगे। ये है 9 बजे, 9 बज रहे हैं, हमने कौन सी सुई लेनी है, मिनट की सुई लेनी है। तो ये छोटी सुई 9 पर है और बड़ी सुई जो मिनट की है ये 12 पर है। ये 9 बज गए हैं। अब ये हमें निकाला 9 से 9:15 के बीच में। तो ये 9 से 9:15 यहाँ तक आएगा बेटा। इसमें दिख रहा है आपको कितने डिग्री का एंगल बना, 90 डिग्री का। तो यहाँ पाई की वैल्यू पुट कर देंगे, आर की वैल्यू पुट कर देंगे। इसमें हम रेडियस हमारे पास 10 है और थीटा हमारे पास 90 हो गया। तो इसको कैलकुलेट करा तो हमारे पास आंसर आ गया 78.57, इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, एक किनारे पर नुकीली बनाई गई बेलनाकार पेंसिल। ये दिख रही है आपको, ये बेलनाकार पेंसिल है। इसका संयोजन तो ये किस किस से मिलकर बनी, आपने देखी है बेटा, पेंसिल आपके हाथ में होती है हमेशा जब भी आप काम करते हैं। तो ये कैसी होती है, ऊपर से शंकु होती है और नीचे से बेलनाकार शेप में होती है। तो इसको इंग्लिश में हम लिखेंगे ए कोन एंड ए सिलेंडर, सिलेंड्रिकल पेंसिल।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज द्वारा 35 अलग अलग मैचों में बनाए गए रन नीचे दिए गए हैं। उन मैचों की संख्या ज्ञात करनी है जिसमें बल्लेबाज ने 60 से कम रन बनाए। यानी कि हमें उन मैचेस की क्या निकालना है, नंबर निकालना है जिसमें बल्लेबाज ने 60 से भी लेस रन स्कोर किए हैं। तो ये हमारा आएगा 5 + 7 + 4 + 8, इनको ऐड कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो होता है बेटा टेबल में हम 60 से कम लेंगे, यहाँ हम लेंगे 59 तक, तो 60 से कम यहाँ तक ही लिया जाएगा। कभी आप सोचो इसमें तो 60 है और इसने 60 से कम कहा, लेकिन इसमें जो टेबल में हम लेंगे वो काउंट जो नंबर हम करेंगे वो 45 to 59 तक ही करते हैं, इसलिए इस नंबर को भी हम ऐड करेंगे। तो ये आपके पास आ गई मैचों की संख्या, द टोटल नंबर ऑफ द मैचेस, ठीक है, इन विच उसने बैट्समैन ने स्कोर रन लेस देन 60। तो ये आपके पास आंसर आया 24, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 1 से 27 तक एक संख्या चुनी जाती है, इसकी अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता, यानी कि द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर पहले तो हम छाट लेंगे 1 से 27 के बीच में कितने होते हैं, ये हमने यहाँ पर लिखे हैं। तो टोटल प्राइम नंबर इसके बीच में आए 9, और टोटल है हमारे पास 1 से 27 तक की संख्या, तो 27 कट के करके हमारे पास आ गया 1/3। अब ये देखिए 19 और 20 में क्या है, प्रश्न संख्या 19 और 20 में अभिकथन ए के बाद तर्क आर का कथन है। यहाँ पे दो चीज़ें आपको दी गई है, अभिकथन ए और तर्क। अब इसमें हमने चेक करना है कौन सा हमारा इसमें ऑप्शन होगा। अगर ये दोनों सही हैं तो ए होगा, दोनों सही है और तर्क जो आर है वो अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है तो ए होगा, और अगर तर्क आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं तो बी ऑप्शन होगा, और ए सही है आर गलत है तो इसके लिए सी ऑप्शन होगा, और ए गलत है और आर सही है तो इसके लिए डी ऑप्शन होगा। अब इन दोनों चीज़ों को हम पढ़ेंगे, अभिकथन को और इसके तर्क को। तर्क मतलब रीज़न इंग्लिश में कहते हैं हम इसको, और इंग्लिश में देखो बेटा यहाँ दे रखा होगा, इसको असर्शन कहते हैं और इसको रीज़न कहते हैं, ठीक है। यहाँ दे रखा है असर्शन और रीज़न, तो दो चीज़ें हमें दी होती है, इसमें हमें दोनों चीज़ों को चेक करना होता है, क्या दोनों सही है या दोनों गलत है, या अगर सही है तो जो तर्क है वो रीज़न है वो पहले का सही व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखिए ये फर्स्ट है आपका श्रृंखला 7, 11, 15, 139 में पदों की संख्या, यानी कि हमें n फाइंड करना है। आपको ये AP का फॉर्मूला याद होगा बेटा, n टर्म्स का an = a + n - 1d हम लगाते हैं। हमें a पता है 7 और d आप देख रहे हो a2 - a1 से 11 - 7 कितना आया, 4 आया। इसमें ये सारी टर्म्स डाल दीजिए और n की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। अब नेक्स्ट जो इसका तर्क है वो कह रहा है किसी AP के लिए यदि पहला पद a सामान्य अंतर d यानी कि कॉमन डिफरेंस d है, फर्स्ट टर्म a है और n पदों की संख्या टोटल टर्म्स हमारे पास n है, तो SN इसके इक्वल होता है। ये आपको याद होगा बेटा, ये फॉर्मूला सही लिखा है, यानी कि A और हमारे पास जो असर्शन है रीज़न है वो दोनों ठीक है, अभिकथन और तर्क ठीक है दोनों, और ये इसी की व्याख्या कर रहा है। तो इसलिए हमारे पास क्या व्याख्या, देखो ये इससे बेटा नहीं कर रहा है क्योंकि ये हमारे पास टर्म्स है और ये सम है, तो इसलिए ये जो है जो रीज़न है वो तर्क है, जो अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन रहेगा बी वाला। कौन सा ऑप्शन रहेगा बेटा, बी वाला। ये देखो यहाँ पे था हमारा बी वाला कि दोनों सही है लेकिन तर्क जो है वो अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है, ये वाला रहेगा आपका ऑप्शन बी वाला। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ए, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा ये इसका सम का फॉर्मूला है बेटा ये, और ये हमने टर्म्स निकाली थी, इसमें हमने n फाइंड करना था और n को 34 निकाला हमने। टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे लास्ट टर्म भी दे रखी है, फर्स्ट टर्म भी दे रखी है, d भी दे रखा है, तो हमने फॉर्मूला लगाया इससे और हमने इससे n फाइंड कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे ये सम का फॉर्मूला दिया गया है, तो इसलिए इसमें ऑप्शन रहेगा बी वाला। नेक्स्ट फिर ऐसे ही है, अब इसकी असर्शन जो दे रखी है, ए टेंजेंट टू ए सर्कल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड द सर्कल। टेंजेंट कहाँ से डाला जाता है बेटा, आप देखते हो टेंजेंट तो हमेशा बाहर से डाला जाता है, तो ये बात हो गई इसकी गलत। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, ये हमेशा इक्वल होती है बेटा। मान लो ये दो टेंजेंट है PA और PB, स्पर्श पॉइंट जो होता है वहाँ पे टच जो करता है, ये आप देख रहे हो ये दोनों इक्वल होती है हमेशा, तो ये है ठीक, यानी कि असर्शन ठीक है, रीज़न गलत है, ए तो हमारा ठीक है
और ये हमने इससे देखना है 19 से पहले। ये जो देखिए ए तो हमारा सही है और आर सॉरी हमारा ए क्या है बेटा, यहाँ पे हमने देखा, देखो अभी यहाँ से देखते हैं आपके लिए दोबारा से। इसमें देखिए ये पहला हमारा गलत आया है, क्योंकि टेंजेंट जो डाला जाता है वो हमेशा एक्सटर्नल पॉइंट से डाला जाता है, इनसाइड से नहीं डाला जाता। तो अब इसमें देखेंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। ए इज़ फॉल्स बट रीज़न आर इज़ ट्रू, तो इसका ऑप्शन रहेगा डी। इसका क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा। इसमें ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, डी। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए मैंने लिख रखा है ये डी। अब ये बाकी का पेपर है बेटा, आप इसे चेक कर सकते हो। ठीक है, और ये आप इनको सोल्व कर सकते हो। मैंने आपको 20 तक सोल्व करवाए हैं। ये आपका बाकी का पेपर, इसको सोल्व करेंगे तो आपके अच्छे नंबर आने वाले हैं फाइनल पेपर में। अगर आप इन सभी प्रैक्टिस पेपर को अच्छी तरह से सोल्व करके जाएंगे तो आपके फुल मार्क्स भी आ सकते हैं। ठीक है बेटा, ये है आपका पूरा मैथ का कंप्लीट पेपर। ये आपको मैं पूरा पेपर, क्वेश्चन पेपर दिखा रही हूँ। इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों का इकट्ठा ही दे रखा है यहाँ पे पेपर। ठीक है, ओके, बाय बाय बेटा, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, बाय बेटा।